नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ताजिकिस्तान के दुशांबे में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की। इनके बीच एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इन मुद्दों में पूर्वी लद्दाख को लेकर जारी वर्तमान तनाव और भारत चीन रिश्ते से जुड़े अन्य विवाद शामिल थे। तो वहीं दोनों नेताओं के बीच जल्द ही कमांडर लेवल की बैठक कराने पर भी फैसला हुआ है। साथ ही पेंगोंग लेक के अलावा दूसरे इलाकों में विवाद निपटाने पर भी सहमति बनी है। जयशंकर ने कहा कि पेंगोंग इलाके में दोनों सेनाओं की वापसी के बाद चीन की ओर से बाकी इलाकों को लेकर रुचि नहीं दिखाई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी सैन्य तनाव की मौजूदा स्थिति और समग्र भारत चीन संबंधों से संबंधित अन्य मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। दोनों नेताओं ने सितंबर 2020 में मॉस्को की अपनी पिछली बैठक को याद करते हुए पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ शेष मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। करीब 1 घंटे तक बातचीत का फोकस एलएसी पर टकराव ही रहा। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से साफ कहा कि एलएसी के स्टेटस क्यो में एक तरफा बदलाव भारत को मंजूर नहीं है। बॉर्डर पर हालात बेहतर होने चाहिए और रिश्ते सुधारने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। तो वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और 1500 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोदी का यह वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यह दौरा बीजेपी के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस साल मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का यह पहला दौरा होगा। पीएम मोदी विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं और कार्यों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 100 बेड की एमसीएच विंग भी शामिल है। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री बीएचयू में 100 बिस्तरों वाले एमसीएच विंग, गोदोलिया में एक बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रॉ नौका, वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले फ्लाईओवर पुल समेत कई और सार्वजनिक परियोजनाओं एवं कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सिगरा इलाके में जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किन किन योजनाओं की प्रधानमंत्री सौगात देंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसकी लागत करीब 186 करोड़ है। साथ ही साथ आपको बता दें गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग 19.55 करोड़ की लागत से बनी है। साथ ही पुरानी सीवर लाइन का सीआईपीपी लाइनिंग जीर्णोद्धार करीब करीब 21 करोड़ के आसपास इसकी लागत आई है। जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी शहर में सीवर का जीर्णोद्धार कार्य भी किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 8.12 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही साथ 4 पार्कों का भी सौंदर्यीकरण होगा, जिसकी लागत करीब 4.25 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो वही आपको बता दें कि बीएचयू में 100 बेड एमसीएच विंग करीब 45.5 करोड़। तो वहीं 4 स्कूल व कॉलेज में 3 महिला छात्रावास, क्लास और लैब भी बनाई जाएगी, जिसकी लागत करीब 5.79 करोड़ बताई जा रही है। तो वहीं अगर बात करें गंगा नदी में पर्यटन की, तो गंगा नदी में पर्यटन विकास के लिए 22 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। तो वहीं राजघाट से 80 तक क्रूज जलयान का संचालन किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 10.72 करोड़ बताई जा रही है।
की और योजनाओं में आपको बता दें 84 घाटों पर सूचना पट का स्थापन कार्य भी किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 5.08 करोड़। पंडित दीनदयाल जिला अस्पताल पांडेपुर में बनाया जाएगा 17.39 करोड़ की लागत से। तो वहीं रामेश्वर में पर्यटन विकास का कार्य भी किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बीएचयू में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसकी लागत करीब 29.63 करोड़। तो वहीं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के 33.91 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण 62.04 करोड़ की लागत से। लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर में आवासीय भवन का निर्माण, इन दोनों की ही लागत करीब 11.97 करोड़ आंकी गई है। तो वहीं वाराणसी गाजीपुर मार्ग को 3 लेन ओ परिगामी सेतु 50.17 करोड़। 14 विभिन्न अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाए जाएंगे, 11 करोड़ की लागत इसकी आंकी गई है। तो वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अंतर्गत 2 पेयजल परियोजना की भी शुरुआत की जाएगी, 7.72 करोड़। तो वहीं पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी वहां पर बनाया जाएगा, जिसकी लागत करीब 11 करोड़ आंकी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत 2 पेयजल परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, करीब 5 करोड़ इसकी लागत आएगी। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 80 टीचर के लिए रेजिडेंशियल फ्लैट का निर्माण कराया जाएगा 46.71 करोड़ की लागत से। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की और आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट स्ट्रेटेजी ग्रुप की एक बैठक बुलाई। ये बैठक करीब 1 घंटे चली और इस मीटिंग की अगुवाई खुद कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने संसद के मॉनसून सत्र के लिए 5 पॉइंटों का एक एजेंडा रखा है। इस एजेंडे के तहत कांग्रेस किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि, मुद्रास्फीति, कोविड मिसमैनेजमेंट और बॉर्डर इश्यू को संसद में उठाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अन्य विपक्षी दलों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया कि दोनों सदनों के अंदर विपक्षी दलों के सभी सांसद एक साथ इस मुद्दे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। इसके लिए सभी कांग्रेस सांसदों को अन्य दलों के साथ कोऑर्डिनेट करने को कहा गया है। तो वही पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डोमिनिका की हाईकोर्ट ने सोमवार को ही उसे जमानत दे दी थी, जिसके बाद चौकसी को मेडिकल आधार पर इलाज कराने के लिए एंटीगुआ जाने की इजाजत दी गई। कोर्ट के आदेश के बाद मेहुल चौकसी को डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि इतने दिनों से चौकसी का अस्पताल में ही इलाज चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद उसे पुलिस कस्टडी से निकालकर जेल की कस्टडी में अब भेज दिया गया है। तो वही कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। डब्ल्यूएचओ की वीकली रिपोर्ट के मुताबिक बीते हफ्ते दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। 9 हफ्ते से लगातार नए मामलों में कमी आ रही थी, लेकिन बीते हफ्ते एक बार फिर से नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक बीते हफ्ते दुनिया भर में 30 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ ने 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच आंकड़ों को लेकर अपनी वीकली रिपोर्ट जारी की। इस दौरान दुनिया भर में 30 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने हैं, जो पिछले हफ्ते की तुलना में 11% ज्यादा है। और इतना ही नहीं, इस दौरान दुनिया भर में 55,000 से भी ज्यादा मौत हुई हैं, जो बीते हफ्ते के मुकाबले 3% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच कोरोना के सबसे ज्यादा मामले ब्राजील के बाद भारत में सामने आए। इस दौरान ब्राजील में 3.33 लाख नए मामले सामने आए, तो वहीं भारत में 2.91 लाख से भी ज्यादा केस मिले। हालांकि भारत के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी सी है कि नए मामले बीते हफ्ते की तुलना में 7% कम थे। तो वही लगातार 3 दिन तक स्थिर रहने के बाद पेट्रोल और डीजल के भावों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां आज पेट्रोल
31.39 पैसे और डीजल 15.21 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। इससे पहले अंतिम बार सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। हालांकि इस दिन डीजल की कीमत में 16 पैसे प्रति लीटर की कटौती भी हुई थी। लेकिन आज की बढ़ोतरी के साथ देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि जुलाई महीने में अब तक पेट्रोल के दामों में 8 बार बढ़ोतरी हुई है और डीजल के भाव में इस महीने अब तक 5 बार बढ़ोतरी हुई है और 1 बार कटौती भी की गई। इसके पहले जून के महीने में पेट्रोल और डीजल के भावों में 16 दिन इजाफा किया गया था। तो वहीं 4 मई के बाद से इस महीने में भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भाव में 16 दिन इजाफा किया। इसके पहले 5 राज्यों के चुनाव के चलते लगातार 18 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सर इतनी सैलरी नहीं है जितने पेट्रोल पे दिन पैसे बढ़ते जा रहे हैं। क्या खाएगा इंसान, क्या करेगा? सैलरी टाइम से आती नहीं है। बताओ, हम तो मजदूर आदमी है, कैसे कैसे कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। कितने का डलवाते थे आप? कितने का डलवाना? पहले तो सर क्या बोलते हैं 60 रुपए लीटर दिलवाते थे। आज देखो 101 रुपए 35 पैसे बढ़ गया है। बताओ कैसे होगा हमारा जो गया? तो काम नहीं है। एक इतना तेल रेट बढ़ता ही जा रहा है, डेली बढ़ रहा है। क्या करेंगे इसमें? ना काम है ना पैसा है कहीं से, तो मारो मार हो रही है। तेल बढ़ रहा है सर, बिजनेस है नहीं। तो ये तो गवर्नमेंट ही हमारी ऐसी है, क्या करेंगे? ये देख नहीं रही है पब्लिक क्या कर रही है, क्या नहीं हो रहा। पब्लिक मर रही है रोडों पे। कोरोना से मर रहे हैं कुछ लोग काम धंधे से मर रहे हैं। उधर बैंक वाले परेशान करते हैं, इधर तेल डेली बढ़ रहा है। बिल्कुल, कोरोना ने तो सबकी आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। ऊपर से पेट्रोल और डीजल इनका इतना रेट बढ़ गया है, लोगों के पॉकेट में भारी पड़ रहा है। तो निश्चितपूर्वक ये जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत कमा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी मर रहा है, क्या करेगा? सरकार सुन नहीं रही, इसके लिए क्या करेगी? ये भी डलवा दे, पहले कब पैसे पड़ जाता था, हमारा काम अच्छा चलता था। अब काम आया नहीं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, फायदा कुछ है नहीं, गरीब आदमी मर रहा है और क्या करेंगे? तो ये आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के जोर पकड़ने से महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। तो वहीं मुंबई में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर एक तरफ जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया तो वहीं हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने मुंबई और पड़ोसी जिले ठाणे के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए ठाणे के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से आज महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए रेड अलर्ट में निचले इलाकों के अलग अलग स्थानों पर 24 घंटों में 204.4 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा होने की संभावना जताई है। तो वही जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया गया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास बुधवार रात को एक ड्रोन को देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। एयरपोर्ट पर जवान आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया और हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि से हड़कंप मच गया था। अरनिया सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने आसमान में लाल रंग की लाइट देखते ही फायरिंग कर दी, जिस कारण वो वापस लौट गया। तो ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को नवनिर्मित महाविद्यालय भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने करीब 45 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 11 भवनों का लोकार्पण और करीब 12 करोड़ 67 लाख की लागत के 2 महाविद्यालय भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही गहलोत ने समारोह को संबोधित भी किया। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हमारी सरकार ने जिन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं कक्षा में 500 से भी अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन्हें बालिका महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की बजट में भी घोषणा की है। 11 कॉलेजों के लोकार्पण और 2 कॉलेजों के शिलान्यास कार्यक्रम संभव हुआ, उसके लिए मैं तमाम साथियों को और क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ कि कॉलेज
का बनना और प्रारंभ होना एक क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और जिस मुल्क में शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ संभव हो, उसकी संभावनाएं अपार होती है आगे बढ़ने की। राजीव गांधी ने जो सपना देखा था 21st सेंचुरी का, तब भी उनका सपना था कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं दुनिया के अंदर, और विकसित राष्ट्र इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतना बड़ा गैप है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। अलग अलग स्थानों पर बने 45 करोड़ की लागत से 12 भवनों के और उसके साथ ही 2 अन्य भवनों के 12 करोड़ से 67 लाख रुपए की लागत से शिलान्यास कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पित किया। इसका शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने निर्णय ये भी लिया है कि जहां कहीं भी बालिका विद्यालय हैं और 12वीं कक्षा के अंदर यदि वहां पर 400 से ज़्यादा नामांकन है तो ऐसे विद्यालयों को हम बालिका महाविद्यालय में क्रमोन्नत करेंगे, यानी वहाँ बालिकाओं के कॉलेज खोल दिए जाएंगे और बालिकाओं को क्षेत्र के अंदर ही उच्च शिक्षा का जो लाभ है वो मिल सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय स्वीकृति जो है वो हो चुकी है और शेष जो 3 मेडिकल कॉलेज बच रहे हैं उनमें भी जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा और वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। सरकार चाहती है सभी 33 जिलों के अंदर सरकारी स्तर पर मेडिकल कॉलेज हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी का सपना भी बताया जिसमें IT और संचार क्रांति के माध्यम से तकनीकी विकास करने और युवाओं का भविष्य बनाने की बात कही गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुए शिलान्यास कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, UDH मंत्री शांति कुमार धारीवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी जुड़े। जयपुर से कैमरामैन नरेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार किए जाने के बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश एक परिवार में एक बच्चे यानी कि हम दो हमारे एक पर विचार करे। देखिए, जनसंख्या बढ़ती हुई आबादी तो आज देश के लिए चिंता की बात है ही है। आज महामारी के दौर में चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, हर पे प्रतिकूल असर पड़ता है। समय आ गया है जब देश को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की आबादी को हम कैसे नियंत्रित रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बेहतर जीवन यापन के साधन उपलब्ध हो सके। पहले कहते थे हम दो हमारे दो अपना। तो ये राजस्थान में अभद्र भाषा निषेध अधिनियम 2021 पारित कराने की मांग उठने लगी और इसे लेकर तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रियासत बोर्ड की सरपरस्ती में उलेमा और प्रदेश के जिम्मेदार इदारों ने मंत्री सालेह मोहम्मद से मुलाकात की। राजस्थान मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन एवं ऑल इंडिया काजी बोर्ड के महासचिव मौलाना फजले हक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक मामलात मंत्री से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि आज देश में भाईचारे का माहौल खराब करने के लिए कुछ लोग साजिश पूर्वक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी एवं बयान देकर जहर फैला रहे हैं, जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इस प्रकार की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। ज्ञापन में बताया गया कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अभद्र भाषा निषेध अधिनियम 2021 पारित किया जाए। से रिसालत रजा एकेडमी बॉम्बे के बैनर तले एक हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए CM मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी को बजरिए वक्फ मिनिस्टर राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात के मिनिस्टर सालेम साहब के ज़रिए हम देना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के मशाइख, उलमा, काजी सब मौजूद हैं। मैं बहैसियत मुफ्ती आज़म राजस्थान मुफ्ती शेर अहमद खान साहब शेर राजस्थान, मुतवल्ली सुपरिटेंडेंट दारुल इसहाकिया जोधपुर, उनकी तबीयत नासाज होने की बिना पर उनका नुमाइंदा बनकर के मैं हाजिर आया हूँ। अभी जो धार्मिक लोग हैं उनके ऊपर जो जिस प्रकार की अभद्र भाषा प्रयोग की जाती है, तो आपने देखा जो हमारा जो सामाजिक ताना बाना, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज के अंदर कि समाज का ताना बाना देश के अंदर बिगड़े, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कोई कानून नहीं होता है, जब तक उनको रोकने के लिए कुछ सरकारी कानून नहीं बनेंगे, तब तक वो उस पर रोक नहीं लगेगी। इसलिए ज़रूरी है, इन्होंने रजा कमेटी ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है।
अभी हर स्टेट में ये लोग जा रहे हैं। महाराष्ट्र ने भी ये काम बता रहे हैं कि करना शुरू किया है कि इस पर कोई उनकी कानून अधिनियम बनना चाहिए। तो ये राजधानी जयपुर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बीजेपी प्रदेश कार्यालय से सिविल लाइन फाटक तक रैली निकालकर सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में बरी पार्क मंडल के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों स्थानीय कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा की देश में बढ़ते हुए अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पर शांतिपूर्वक धरना दिया गया था और उस दौरान उन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था। तो ये राजधानी जयपुर की सड़कों पर लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या पुलिस प्रशासन के लिए अब एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। वाहनों की बढ़ती संख्या से एक और जहां शहर में यातायात का दबाव बढ़ा है, तो वहीं पार्किंग स्पेस की कमी भी सामने आ रही है। शहर में पार्किंग स्थल न होने से बेतरतीब खड़े वाहन लोगों की परेशानी का सबब बन रहे हैं। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर अब ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और इसी को लेकर डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने शहर का दौरा कर पार्किंग स्थलों का जायजा लिया। अभी सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ा है, उसको देख के कई जगह से शिकायतें आई हमारे पास। हमने अभियान स्टार्ट किया है। नो पार्किंग में हमारी जो 20 होक्स हैं अलग अलग चौराहों पे खड़ी होती है। जहाँ पे भी गाड़ी जो है अपनी निर्धारित जगह से दूसरी जगह जाकर खड़ी होती है तो उसको क्रेन की सहायता से उठा लिया जाता है और उस पर चालान बनाया जाता है। ई चालान उनको सभी को दिया जाता है। व्हाट्सएप पे चालान की सुविधा है और जो व्यक्ति है अगले 3 दिन में आके हमारे कार्यालय में आके वो करता है और ये बकायदा ये रिकॉर्डेड रहता है, उसकी फोटो भी खींची जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।